नमस्कार। पहले चरण का मतदान खत्म होते होते मोदी वापस गुजरात की राह पर निकल गए हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी को हम एक ऐसे रूप में देख रहे हैं जिस रूप में उनको गुजरात में देखा गया था। जब मोदी दिल्ली आए तो दावा किया गया उनके रणनीतिकारों द्वारा, उनके लेखकों द्वारा, उन पर गाथा पुराण लिखने वालों ने एक होड़ लगा दी कि नरेंद्र मोदी विकास का एजेंडा लेकर आए हैं, सबका विकास सबका साथ का नारा लेकर आए हैं। एक ऐसा नारा, एक ऐसा वादा जिसमें सबकी बात थी, लेकिन हमने देखा कि कैसे वो सारे वादे 10 साल में छलनी होते गए, कैसे 10 साल में इस देश में नफरत की राजनीति धीरे 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 बढ़ते बढ़ते हमारे घरों तक पहुंच गई। पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद जब यह आंकड़े सामने आए कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो बीजेपी की धड़कनें बढ़ गईं। नरेंद्र मोदी चिंतित हो गए, उनकी बौखलाहट बहुत खुले रूप में सामने आ गई। हम जानते हैं कि जब जब नरेंद्र मोदी किसी परेशानी में फंसते हैं, उनका सेफ जोन नफरत होता है, उनका सेफ जोन हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम मुस्लिम पाकिस्तान हो जाता है। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। इस बार भी जैसे ही कांग्रेस का घोषणा पत्र हमारे सामने आया, उसमें जितने सुव्यवस्थित तरीके से लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात की गई, संविधान की चिंता की गई, नागरिक अधिकारों की बात की गई, बीजेपी लगातार परेशानी में घिरती हुई नजर आती है, क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र में वादों की कमी पड़ गई है। बीजेपी का घोषणा पत्र ऐसा एक घोषणा पत्र बनकर रह गया है जिसमें आगे भविष्य की कोई दृष्टि ही नहीं है। आप देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र में बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं, नौकरी की कोई बात नहीं, भर्ती की कोई बात नहीं, केवल जो घोषणाएं चल रही हैं उनको आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन नौकरी, बेरोजगारी और रोजगार पर कोई बात नहीं है। सरकार क्या करेगी, युवाओं का भविष्य कैसे ले जाएगी, इसकी कोई बात नहीं है। इसकी जगह एक बात बार बार दोहराई जा रही है और बात केवल इतनी है कि संविधान को बदलना है। बीजेपी के 2 घोषणा पत्र हैं। एक घोषणा पत्र है जिसमें पुलिंदा है पुराने कामों को आगे बढ़ाने का, और दूसरा बड़ा घोषणा पत्र बीजेपी का है जिसको लिखा नहीं गया है, क्योंकि बीजेपी की आत्मा तो आरएसएस में बसती है और आरएसएस कैसे काम करता है, आरएसएस अपने एजेंडों की कोई लिखित गवाही नहीं देता है। ठीक उसी तरह बीजेपी ने संविधान बदलने को ही अपना नैरेटिव बनाया है, संविधान बदलने को ही सबसे बड़ा नारा बनाया है, लेकिन कहीं लिख कर नहीं कहा है। अनंत हेगड़े ने इस चुनाव में सबसे पहली बार बताया कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। उसके बाद राजस्थान से लेकर अयोध्या तक के सांसदों में होड़ लग गई। एक के बाद एक नेता सामने आते हैं और कहते हैं कि संविधान बदलना है। इन संविधान बदलने का एक भी खंडन बीजेपी की ओर से नहीं आया। आपको नहीं लगता कि यह सिलसिला इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि कोई मुद्दा नहीं बचा? और कैसे धीमे धीमे आप देखिए कि अखबारों में लेख लिखे जा रहे हैं, कैसे धीरे धीरे अमिताभ कांत से लेकर विवेक देबराय तक
बात कर रहे थे कि संविधान को बदलना बहुत जरूरी है। अब बीजेपी ने मान लिया है कि संविधान बदलने के अलावा दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। जब से पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है, नरेंद्र मोदी लगातार झूठ पर झूठ बोलते हुए दिखाई दिए हैं। पिछली 3 रैलियों में राजस्थान से लेकर अलीगढ़ तक नरेंद्र मोदी केवल झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर झूठ, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप, सबसे बड़ा झूठ, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद बताया गया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आते हैं कि अगर आपके पास 2 घर हैं तो 1 घर छीन लिया जाएगा। ऐसी बातें कहां से उनको मिल रही हैं? कौन वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री का भाषण लिखते हैं? हम जानते हैं मीडिया में उन चेहरों को जो प्रधानमंत्री की मदद करते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन क्या उन लोगों का सामान्य ज्ञान इतना खराब हो गया है कि जो बातें घोषणा पत्र में है ही नहीं, वह बातें प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री के लेखक भाषण नहीं लिख रहे हैं, आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उनको एजेंडे भेजे जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बातें, इस तरह की कल्पनाएं केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कर सकती है, आईटी सेल कर सकती है, और वह मीडिया कर सकता है जो 10 सालों में आईटी सेल का एक्सटेंशन बन गया है। भारतीय मीडिया आईटी सेल का एक्सटेंशन बन गया है। अब आप देखें कि प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में किन 2 या 3 बातों पर बार बार लौट कर आते हैं। पहली बात, मोदी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की छाप है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, यही बात बार बार। दूसरी बात, अब उन्होंने एक नारा पकड़ लिया कि महिलाओं और माताओं का मंगलसूत्र तक छीन लिया जाएगा। साथियों, कांग्रेस की नजर सिर्फ आपके आरक्षण पर ही ऐसा नहीं है। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर, आपके मकान, दुकान, खेत, खलिहान पर भी है। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, कांग्रेस उनकी भी जांच कराएगी। यहां सरगुजा में तो हमारी आदिवासी बहनें चंदवा पहनती है, हंसूली पहनती है, हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आपको मालूम है ना वो किसको देंगे? मालूम है ना किसको देंगे? आपसे लूट करके किसको देंगे मालूम है ना? मुझे कहने की जरूरत है क्या? आप देखें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात ही नहीं है। अलग अलग वेबसाइट्स ने इसके बारे में फैक्ट चेक भी किया है। यह बात अलग है कि गोदी मीडिया ने कहीं इसका प्रतिवाद नहीं किया, जिसके कारण लोगों को इस बात को समझने में परेशानी हो रही है। क्विंट ने एक बड़ी खबर की है जिसमें उन्होंने बताया कि यह सारी बातें जो कही जा रही हैं वह झूठी हैं। आप इसको विस्तार से पढ़िएगा और मोदी के झूठों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी सारी मर्यादा भूल गए हैं। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का तर्कपूर्ण और व्यवस्थित जवाब दिया है। सुनिए प्रियंका गांधी ने कैसे बताया है कि जो बातें प्रधानमंत्री द्वारा कही जा रही हैं वह कैसे झूठ हैं और कैसे भारतीयों का अपमान है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने,
इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। नरेंद्र मोदी जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं वह डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती दे रहे हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, जिनके नाम पर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए सबसे ज्यादा झूठ बोलने का रिकॉर्ड है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक फैक्ट चेक किया था, जिसमें पता चला था कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से लेकर जुलाई 2019 तक डोनाल्ड ट्रंप ने 10,796 बार झूठ बोला था। यानी ट्रंप ने औसतन रोजाना 12 बार झूठ बोला था। वॉशिंगटन पोस्ट के फैक्ट चेकर्स डेटाबेस का कहना है, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कोई बयान संदिग्ध लगा तो उसकी पड़ताल की गई, जिसमें ट्रंप के ज्यादातर बयान झूठे पाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहत की बात है कि भारत में कोई वॉशिंगटन पोस्ट नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड रखना और उसकी जांच करना मुश्किल होता जा रहा है। नागरिकों को यह काम खुद करना होगा। अभी मतदान का केवल एक चरण हुआ है। 1 जून तक नागरिकों को न जाने किस किस तरह के झूठ का सामना करना पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री के भाषणों को ध्यान से सुनिए, लेकिन उसमें झूठ के प्रति सतर्क रहिए, उसमें फंसिएगा मत, नहीं तो चुनाव और लोकतंत्र दोनों खत्म होते जाएंगे। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री सीधे सीधे झूठ का सहारा लेते हुए नजर आए, कैसे उनके भाषणों में हर बार हिंदू मुस्लिम का भाव नजर आया। 10 साल तक जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला हो, क्या उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत साफ साफ शब्दों में कहा था कि वह नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं। आमतौर से वो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं। मैं निकलता हूं, वो ऐसे खड़े रहते हैं। और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं। राहुल गांधी को वेव नहीं कर सकते, करना चाहते हैं मगर अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा और करता हूं, फिर उनमें से 1-2 यहां से हाथ हिला के यूं कर देते हैं, और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। कभी कभी वो देख के ऐसे करते हैं कि बात नहीं कर सकते ना, आते नहीं है, मना है। मैं नफरत नहीं करता उनसे, विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं, मगर वो अच्छे लगते हैं मुझे, सारे जीव अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो, उनके नेता कभी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है। मेरे दिमाग में था, थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था ये मैं कर क्या रहा हूं। पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं। और जवाब मिल गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। बहुत सारे लोगों को उस वक्त यह समझने में मुश्किल हुई थी। आज ऐसे लोग जिनमें बीजेपी के कट्टर समर्थक भी शामिल हैं, धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कितनी जरूरी थी। राहुल गांधी के भाषण सुनिए, राहुल गांधी के तर्क सुनिए और
आप समझ जाएंगे कि राहुल गांधी के भाषणों में कहीं कोई नफरत नहीं है। एक चुनौती हम नागरिकों को देना चाहते हैं, वह राहुल गांधी के भाषण सुने और उसमें एक ऐसा भाषण लेकर आए जिसमें नफरत की बात। दूसरी ओर एक चुनौती प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसकों के लिए भी है, उनके भक्तों के लिए भी है। वह प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी भाषण उठा लें और आप देखेंगे कि उन भाषणों में कहीं ना कहीं नफरत जरूर है, कहीं ना कहीं धार्मिक विभाजन जरूर है। यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, यह चुनाव नफरत और मोहब्बत की राजनीति के बीच है। आपको फैसला करना है कि आप मोहब्बत का साथ देंगे, संविधान का साथ देंगे, लोकतंत्र का साथ देंगे, या फिर आप नफरत को चुनेंगे। अपना फैसला बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। यह लोकतंत्र और तानाशाही के बीच सीधा मुकाबला है। भारत एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहां लोकतंत्र के नाम पर सबसे बड़ी तानाशाही रची जा रही है। इस तानाशाही को केवल नागरिक विफल करते हैं। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों पर हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और संभव हो तो हमें ज्वाइन करें, आर्थिक रूप से हमारा सहयोग करें। नमस्कार।